अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मुमकिना खतरे के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड जोन समेत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर अमरीकी सफारत खाने ने भी अपने अमले के लिए हिफाजती हदायत जारी कर दी हैं। सफारत खाने ने अपने अमले को तकरीबात या इबादत गाहों का रुख करते हुए एहतियात बरतने और ज्यादा हजूम वाली जगहों से गुरेज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। 2 दिन कबल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर खुदकुश हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद और हमलावर समेत 3 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हुए थे। नाज़रीन, एक मशकूक टैक्सी ड्राइवर और खातून मुसाफिर को तलाशी के लिए रोका गया तो उन्होंने खुद को बम से उड़ा लिया था। इस्लामाबाद में बरसों बाद होने वाला इस नौइयत का यह पहला हमला है। गुज़िश्ता रोज ही बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन फहद समेत सरजमीन के 4 बहादुर बेटे लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मुस्तदका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बलोचिस्तान के इलाके काहान में एक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। दहशतगर्दों ने कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे रिमोट कंट्रोल बम नस्ब किया। सिक्योरिटी एहलकार गाड़ियों में मामूल का गश्त करते हुए मेन सड़क पर पहुंचे तो बम जोरदार धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में कैप्टन समेत 5 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। इसी हफ्ते बन्नू में दहशतगर्दी का दिल दहला देने वाला वाकया भी पेश आया। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक अपने खदशात का इजहार किया। उनका कहना है कि दहशतगर्दी भत्ताखोरी का फितना एक बार फिर से जन्म ले रहा है। हालिया दिनों और हफ्तों में दहशतगर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जमात के आला सतही इजलास से सतारती खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ है। 8 माह कबल दहशतगर्दी अमलन खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी सर उठा चुकी है। पाक अफगान सरहद पर गुज़िश्ता 3 दिन से ऑपरेशन जारी है। ऐसे में सियासी बेयकीनी दहशतगर्दी के सफरीत को मजीद बढ़ावा दे रही है। ज़ाती मुफाद से बालातर होकर दहशतगर्दी से निमटना वक्त की ऐन ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सियासत की बेयकीनी और मुईशत की बदहाली में अल्फाज को अपने अपने मायने पहनाने का चलन चल पड़ा है। दस्तूर की ग्रोह हो या फिर कानून की बंधन, अपनी अपनी तशरीहात का वतीरा आम हो चुका है। सदर मुमलिकत के एक बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सदर मुमलिकत ने एतराफ़ किया कि साबिक चीफ अवामी स्टाफ ने सेनेट और इलेक्शन में इमरान खान की मदद की। सदर का यह बयान आज के अखबार की शायद सुर्खी भी बना, मगर सदर मुमलिकत ने इस बयान का नोटिस लेते हुए वजाहत दी है कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर बयान किया जा रहा है। ये खुद साख्ता और मन घड़त है। इस वजाहत के बावजूद मगर 5 माह साबिक वजीर आजम ये तो बरमला कह चुके हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। जब ऐवान में वोट की जरूरत पड़ती तो एजेंसीज को कहना पड़ता था। हमारे हाथ बंधे हुए कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी। हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अजाब एस्टैब्लिशमेंट से मदद का इल्जाम ये वो कड़वा सच है कि जिसे आज ख्वाजा साद रफीक ने भी खुले दिल से तस्लीम किया है। हम हर इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए उन पर तो इल्जाम नहीं है, वो तो जराइम है। जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहे, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ है। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। कोई अपने चैम्बर की बुनियाद पे फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। मदद लेने की इस तारीख के बावजूद मगर मियां साहब 3 बार डसे जाने के बावजूद ना समझ सके और अब उन पर एक बार फिर NRO 2 के मुबैना इल्जामात हैं और इस गुनाह की ताज़ा पादाश इमरान खान है, मगर वो भी अब दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से गर्म जोश मुसाफिहे के लिए बेताब हैं। आज ही फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखने के ख्वाह हैं। हम इदारों के साथ बना के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक पार्टनरशिप हो। इधर ये ख्वाहिश मचल रही है तो उधर बरसरे इक़्तिदार सियासी इत्तेहाद बेताब है कि किसी तरह पहले असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाए और फिर 1 साल की मजीद एक्सटेंशन भी मिल जाए। आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ब्लैकमेल होकर कतन इलेक्शन नहीं करवाएगी।
जो प्लेयर्स रहे हैं पिछले 75 साल में पाकिस्तान की सियासत में, सबको बैठना पड़ेगा। शख्सियात को नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि जो अदारे हैं, एक ऑर्गन फेलियर हो चुका है। उस ऑर्गन फेलियर को रिवर्स करने के लिए जो भी अदारे जिम्मेदार हैं, ब्लैकमेल होके हमने इलेक्शन नहीं कराना, कतई तौर पर नहीं कराना। हमें 5 साल का ये इलेक्शन है कि बाकी टर्म कंप्लीट होगी, वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे। हमने पिछले 8 महीने में हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है। कानून और आइन हमें हक बंद देता है कि हम मुकर्रर तारीख पे जो आइन डिफाइन करता है उसके ऊपर हम इलेक्शन कराएं। अलवी साहब ने भी कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा साहब जो है मदद हमारी करते रहे 2018 से, उससे पहले ये सिलसिला। वजीर दिफा केस 2 टोक मौकफ के बाद मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अभी भी गुमान है कि एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराएगी। इलेक्शन की ये ग्राउंड हमवार कैसे होगी कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से अपने बयानिए पर कायम हैं। इमरान खान का पहला मौकफ था कि उनकी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब का हाथ था, फिर कहा कि जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह से डील की, फिर कहा कि नैब के पीछे जनरल बाजवा थे, और अब ये कह रहे हैं कि ISI करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देखे। इस सूरत हाल में इलेक्शन कैसे मुमकिन है जब हुकूमत और अपोजिशन की नूरा कुश्ती जारी है। पंजाब में वजीर आला की बहाली के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून अदालत जाने को तैयार है। इमरान खान और वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबलियों की तहलील पर बजिद हैं और सदर मुमलिकत से चलने वाले बैकडोर मुज़ाकरात भी दमसात गए हैं। आज ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल बैठने का मुतालबा कर रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए। बात हम क्यों ना करें? पाकिस्तान की सियासी क़यादतों के साथ आखिर क्या मसला है? ये क्यों अपनी जमातों को मुनज़्ज़म नहीं करते? क्यों स्ट्रीट पावर आप गेन करने की कोशिश नहीं करते? हम हर इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए उन पर तो इल्जाम नहीं है, वो तो जराइम है। जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहे, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ है। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। कोई अपने चैम्बर की बुनियाद पे फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। कौमी डायलॉग के ये मुतालबे 3 सालों से जारी हैं मगर आगे बढ़ने को कोई तैयार नहीं। अब ऐसी सूरत में ना इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं, ना ही मुज़ाकरात की शुरुआत मुमकिन है। एस्टैब्लिशमेंट पर मदद के मुबैना इल्ज़ामात, तख्ते पंजाब को हथियाने के लिए आईन और कानून की पामाली के इक़दामात, एक फरीक ऐवान में ना जाने और असेंबलियाँ तोड़ने पर मुसर तो दूसरा फरीक पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने पर बज़िद है और सियासी फैसले पार्लियामान की बजाय एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली अदालतों के रहमो करम पर हैं। तो फिर इस माहौल में इंतखाबात और मुज़ाकरात तो नहीं, अलबत्ता करामात अपना काम ज़रूर दिखाती हैं और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई दिख रही हैं। बात करते हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा, सदर आरिफ अलवी साहब से जो बात मंसूब की जा रही है कि बाजवा साहब ने सेनेट और इलेक्शंस डिलीवर करके दिए, मदद की पूरी, तो अब वो कह रहे हैं कि इसको सियाक व सबा से हट के पेश किया जा रहा है, मगर ये इतराफ़ तो इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है शुरू आप करें जो आपने अपने इंट्रो में जो टेररिज्म के ऊपर किया है। मेरा ये ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, बाकी तो ये ऐसे किस्से कहानियां ना, इनमें क्या इतना बात है। जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखें, अभी ये टेररिज्म में 52% इजाफा हो चुका है गुज़श्ता 8 महीनों में। तकरीबन 270 हमारे जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, ज़्यादातर उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। कल ही अफगानिस्तान में आपने, यहाँ बलूचिस्तान में आपने देखा है एक बड़ा जवान कैप्टन शहीद हुए हैं, जवान बच्चे हमारे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अब मसला ये है कि ये क्या वजह है कि ये क्यों फौरी तौर के ऊपर सिचुएशन आई। अब आप अगर पीछे चले जाएं और मुराद सईद के और मालाकंड में जो हुई वो क्लिप्स चलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे ये सीरीज हुई। और बार बार जो हमारी PTI के KP के लोग थे स्पेशली, वो तवज्जो दिला रहे थे कि ये मामला ख़राब होने जा रहा है और खुदा के लिए इसको देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 7-8 महीनों में आपने सुना ही नहीं होगा कि हुकूमत ने कोई अफगानिस्तान के ऊपर कोई मीटिंग की हो, कोई पाकिस्तान में रीजनल सिचुएशन के ऊपर कोई बात हुई हो, वज़ीर आज़म ने कभी कोई ISI के हेडक्वार्टर जाके कोई ब्रीफिंग ली हो। ये सारी तवज्जो सिर्फ लगी हुई है इमरान खान को हम कैसे रोकें, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है अब उसका असर पाकिस्तान पे आ रहा है। इमरान खान ने जो जिस तरीके से ये मामला रोका था, एक तो जाहिर है कि इमरान खान इज ओनली पाकिस्तानी लीडर जिसकी अफगानिस्तान की हुकूमत में इज्जत है।
और जो तीनों बड़े लीडर हैं अफगानिस्तान के, हकानीज हैं, जो मुल्ला हैबतुल्लाह है, मुल्ला याकूब हैं और दूसरे हैं, वो एक ही पाकिस्तानी लीडर की इज्जत करते हैं, उसका नाम इमरान खान है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त ये खबर भी कहीं नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की एम्बेसी प्रैक्टिकली क्लोज हो गई है काबुल में, और एक थर्ड सेक्रेटरी जो है वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की एम्बेसी में बैठा हुआ है। हमारे चार्ज दी अफेयर सबको वापस बुला लिया गया है। चमन के ऊपर बॉर्डर पे सिचुएशन और ख़राब हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद का धमाका जो है, और आज अभी आप बता रही थी अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइस जारी की है, अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। और इसलिए मैंने आगे लिखा था कि जो टूरिज्म से हमने टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र किया था, अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा टेररिज्म का सफ़र कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत में कोई ना कोई इसके ऊपर सोच है, ना समझ है, और वो सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो हम लूज कर रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब, आज सादिक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस सब की शुरुआत तो इमरान खान साहब की वजह से हुई है, उनके दौर में ही हुई, और नई याद दिलाने की जरूरत के जुल्म की जंजीरें तोड़ के किस तरह अफगान तालिबान को खुशामदीद कहा था इमरान खान साहब ने। फिर एक इंटरनेशनल इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कौम को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और सीज फायर हो रहा है एंड वी गोइंग टू गो इनटू डायलॉग। तब भी पार्लिमानी कमेटी नहीं बैठाई थी। तो ये सब कुछ तो आपके दौर में आगाज हुआ, और फिर एक आपने देखा कि बैरिस्टर सैफ समेत बहुत देर तक जब जनरल फैज मौजूद थे, स्कोर कमांडर पेशावर, ही वाज टेकिंग द लीड ऑन दीज थिंग्स, एंड देन बैरिस्टर सैफ आप लोग के अपने मिनिस्टर्स और लोग देख रहे थे मुज़ाकरात को, जो बात कर रहा था सीज फायर के अगेंस्ट, अब हम माजी से सबक सीख लें, उनको अमन मुखालिफ करार दिया जा रहा था। पहली बात तो ये है कि अयाज सादिक साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ नहीं पता, और उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी सतही है। आप देखिए कि पहली बात ये है कि मैंने तो अभी भी आपको 2 मिनट पहले ये कहा कि अफगान लीडरशिप में जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें अगर पाकिस्तान से किसी लीडर की इज्जत है तो इमरान खान है। बाकी लोग जो हैं वो तो उन्हें अफगानिस्तान में नफरत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि ये लोग तो अफगानिस्तान के जो खून बहा है वहाँ पे, इन लोगों का तो हाथ है उसमें। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये TTP से मुज़ाकरात है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। 55,000 से 60,000 पाकिस्तानी है जो अफगानिस्तान में इंटरनली डिस्प्लेस है। अब उन लोगों को आपने कैसे सेटल करना है, वापस लाना है, वहीं बसाना है, क्या करना है उनका? 60,000 में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। क्या आपने उनके ऊपर रॉकेट मारने हैं? क्या आपने उनको बम मारने हैं? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। अयाज सादिक को ABC का भी नहीं पता, और सैफ और PTI ने, इमरान खान ने, और टू बी फेयर विद, उस वक्त ये हमारा फैसला नहीं था, खाली ये फौज का फैसला था, हमारा फैसला था, और एक हल है। आपने कितनी जंग लड़नी है, अल्टीमेटली आपने मामला सेटल डाउन करने हैं, और मामला को सेटल ही आपने करना है। अदरवाइज देखिए सर, अगर आप मुझे इजाजत दें, कतई कलामी माफ, एक छोटा सा वक्फा लेंगे फवाद चौधरी साहब, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद फवाद चौधरी साहब से ही आगाज करेंगे। एक बार फिर पार्लियामान का हिस्सा नहीं, इस्तीफे देने जा रहे हैं, कौन सा सेशन बुलाया जाए, जब ब्रीफिंग दी जाए इस पार्लियामान को, कौन इस कौम के मुकद्दर का फैसला करेगा जब इस पार्लियामान में कोई बैठना ही नहीं चाहता। एक वक्फे के बाद स्टे विद अस। 15 अगस्त 2021 से लेके 14 अगस्त 2022 तक पाकिस्तान में 433 लोग शहीद हुए, 719 लोग जो हैं वो जख्मी हुए, और 250 से जायद धमाके हुए पाकिस्तान में। इसके अंदर तहरीक इंसाफ की भी टेन्योर है, अप्रैल के अंदर इनको भेज दिया गया घर, नई PDM की हुकूमत आ गई। सो फवाद चौधरी साहब, आई एम नॉट प्लेइंग ब्लेम गेम हेयर कि किसके दौर में वी कैन सिट एंड कैलकुलेट मंथ बाय मंथ, ये मसला नहीं है सर। मसला ये है कि इन्होंने आपसे कहा पार्लियामानी ब्रीफिंग कराएं, ना आपने कराई, इन्होंने कमेटी बना दी, आज तक किसी को पता नहीं लगा उस कमेटी से क्या मालूमात निकली है, क्या अपडेट हुई है, नोबडी नोज। मगर अब आप पार्लियामान में जाना नहीं चाह रहे हो, इस्तीफे देना चाह रहे हैं। सो इस मुल्क की इज्तिमाई दानिश हमारे किस काम आई सर? नहीं, हमारे दौर में तो 2 पार्लियामानी ब्रीफिंग्स हुई थी और सारी पार्लियामेंट को बताया गया था, और बड़ा कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन था। आप तो अगर आप रिकॉर्ड निकलवा के अपनी खबरों से देखेंगे, हमारे तो हर हफ्ते 2-3 इजलास इस बात पे होते थे कि इसको सेटल डाउन करना है, और इसीलिए हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर सके। हमारे जो लिटरली जो टेररिज्म था वो तो हमने जीरो कर दिया था, और सारी जो अफगानिस्तान से हमारी बड़ी स्टेबल रिलेशनशिप हो रही थी, बाढ़ लगा दी थी सारी, अब वो बाढ़ भी सारी जो है वो उखाड़ी जा रही है।
और दूसरा जो पार्लियामेंट है, देखिए इस असेंबली के पास तो अब मैंडेट नहीं है। असेंबली जो है वो अपना हैसियत खो चुकी है और हमने 2 इलेक्शन लड़े हैं इस बात के ऊपर कि ये जो असेंबली है ये नुमाइंदा असेंबली नहीं है, और हमने उन इलेक्शनों में 75% से ज्यादा कामयाबी हासिल की है। और इस वक्त जो तमाम सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि 70% पाकिस्तान नया इलेक्शन चाहता है। तो ये तो एक टोले की ख्वाहिश है कि इक़्तिदार से चिमटे रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ये असेंबली रखी हुई है। पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ा मसला, चाहे वो इकोनॉमिक टर्मोइल का हो, चाहे पॉलिटिकल टर्मोइल हो और गवर्नेंस और टेररिज्म हो, मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत नहीं है और हुकूमत के लिए नए इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शन कराने को ये तैयार नहीं है। ये तो इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट कराने को तैयार नहीं है, इनकी हालत ये है। सो अवाम में जाकर अगर मुझे इजाजत दें चौधरी साहब, चौधरी साहब अब मसला ये है सर कि ये टोला चिमटा रहे, मगर जो तसव्वुराती खाका इमरान खान साहब आए रोज पेश कर रहे हैं वो भी समझने से हम जरा कासिर हैं। इलेक्शन है तो वो इदारे डिलीवर करें, इनके बाजू मरोड़ के इनको मेज के ऊपर लाएं, इलेक्शन डिलीवर कराएं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करनी है तो वो भी ISI करे, करप्शन को कंट्रोल करना है तो वो भी फौज करे। देखिए महर, मुझे समझ ही नहीं आती है आप क्या बातें कर रही हैं। ये हुकूमत क्या जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है कि हम इनको रोज कहते रहे कि आप कराएं? क्या ये जो सारा पाकिस्तान में इस वक्त जो मीडिया है, जो पपेट मीडिया है बेसिकली पाकिस्तान में जो इस वक्त इदारे हैं, वो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये बड़ा कोई अपना हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चल रहे हैं? तो किसको कहें? जिन्होंने बनाया है उनको कह रहे हैं ना, MKM को, BAP को, ये जो सारे इनको आजाद करें, अपने फैसले करें। अजीबोगरीब आप बातें कर रही होती हैं बैठ के। इशू ये है कि जब सर आपके साथ और आपसे जब आजाद कराया तो आपने देखा कि आप लोगों को कितना बुरा लगा और कितनी ठेस पहुंची। तो ये तो माजी में बहुत से लोगों को बनाया है और फिर आजाद करवाया है, और ये एक बार फिर वही साइकिल रिपीट हुई जिसका एक बार फिर ख्वाजा साद रफीक ने भी। हाँ, लेकिन बात ये है कि देखिए ना, आप इस तरह से बातें कर रही होती हैं जैसे पता नहीं आप कोई ला लैंड में रह रही हैं, पता ही नहीं आपको क्या हो रहा है। ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में सिस्टम्स को बनाया और गिराया है। मेरे और आपके कहने के ऊपर तो एस्टैब्लिशमेंट ने पीछे नहीं हट जाना ना, ये तो उनकी अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है। मैं और आप तो रोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का 75 साल में क्या हाल हुआ है, अगले 75 साल आपने कैसे गुजारने हैं इसका सोचे। लेकिन ये तो जुडिशरी है, जजेस हैं, उनको कुछ कहें तो वो वैसी कंटेम्प्ट हो जाती है, जर्नैल हैं उनको कुछ कहें तो आपको वैसे उठा के ले जाते हैं। तो इसलिए मैं आप क्यों हम ये रिस्क लेंगे? हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सोचना तो उन्होंने। मैं लाला लैंड में नहीं ले रही, मगर उसके अतार के लौंडे से आपको दवा चाहिए ना। मसला ये है कि हम उसी विशेष साइकिल में फंसेंगे। वो आज आपको डिलीवर कर दें तो फिर आपसे कल बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट भी करेंगे इख्तियारात और कंट्रोल की सूरत में। फिर आप कहेंगे, अगर आप कहें कि मैंने नहीं देना, जिस तरह नवाज शरीफ भी बड़ी दफा गलती कर गए कि मैं नहीं दूंगा, इमरान खान साहब ने भी 1-2 दफा इख्तियारात इस्तेमाल करने की जरूरत की, सबकी छुट्टी कर दी गई बारी बारी। व्हाट हैज चेंज एंड व्हेन विल इट एवर चेंज देन सर? नहीं, इशू ये नहीं है ना, इशू यहाँ पे प्रॉब्लम है। लौंडा ये है कि आप क्या करें उससे, अतार का लौंडा ये है कि उसकी वजह ये है कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं ना चाहते, इदारों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और अवाम और इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए। तो फिर तो 70 में खड़े हो गए थे, 71 में हमने नतीजा देख लिया। हम तो नहीं चाहते ना कि ये हो, और हम तो चाहते हैं जिस तरह एवोल्यूशन हुई है दुनिया में, जिस तरह से दुनिया के बाकी मुहज़्ज़म मुल्कों में फैसले हुए हैं, और जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 47 में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो उसको फॉलो करें। और हमेशा ताकतवर लोग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप देखिए, मगर माजरत के साथ जब आप बाजवा साहब कहते हैं तो आपका मतलब है फौज ने निकाला आपको ना, फिर आप दवा भी उन्हीं से चाह रहे हैं। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, वेयर डज दिस विशियस साइकिल एंड? दिस विशियस साइकिल विल एंड व्हेन आर्मी एंड जुडिशरी विल रियलाइज कि भाई मुल्क नहीं इस तरह से चल सकता कि हम बंद कमरों में फैसले करें और पूरे मुल्क को कहें कि इस पे अमल करें। मगर आप हुकूमत में ले आए एंड देन दे विल रियलाइज। नहीं, वो सिंपल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अपने आप को महदूद करें, जो आइन का किरदार है उसके मुताबिक करें। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो करें, असेंबली को फ्री एंड फेयर चलने दें। पंजाब में अब चेंज आ रही है, इसको क्यों रोका जा रहा है? हम असेंबली तोड़ना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें तोड़ने कहते हैं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ के मुतालबे को कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पार्लियामान है, सियासतदान है, तमाम तर लोग बैठ जाएं और दस्तखत के साथ दस्तावेजी एक मेमोरेंडम आप सब साइन कर लें कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। नहीं, साद रफीक साहब ने बातें बड़ी अच्छी की हैं और आई टोटली एग्री विद देम, लेकिन जब कुछ अर्सा पहले जब हम उन्हें कह रहे थे कि ये करें तो वो तो नहीं माने। अभी भी आप देखिए ना, मुल्क में अभी ख्वाजा आसिफ का बयान आपने चलाया है, वो तो मुल्क में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ बातों के गाजी हैं,
अमल करने को तो तैयार नहीं है। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक फ्रेमवर्क नहीं बना लेती, रूल्स ऑफ गेम तय नहीं करती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ये होता रहेगा और ये पाकिस्तान के अवाम इसकी कीमत। ठीक है, और आखिरी सवाल चौधरी साहब, 11 जनवरी से पहले आप लोग नंबर 1 एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर पूरे हैं आपके, और एतमाद का वोट लेते ही फिर आप क्या 12 या 13 को या पहले मौके के ऊपर असेंबली तहलील कर देंगे? जी बिल्कुल, आज हमने बुलाया था मोहनस इलाही साहब को, 2 मीटिंग्स हुई इमरान खान साहब की, और हमने उन्हें क्लियरली बताया कि देखिए हम असेंबली नहीं रख सकते और ये फैसला आप करें, और वो हमारे साथ है। और उन्होंने कहा जी आप जो फैसला किया आपने किया, असेंबली हमने तहलील करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर लीडर मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब से। जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अभी मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होते दिख रहे हैं, उनको हो जाएंगे। देखें, ये बातें तो पिछले 7-8 माह से सुनने में आ रही हैं, और ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि सहूलतकारी हो रही है, और ये भी बातें आज सामने आ रही हैं कि कभी फवाद चौधरी कोई इंकशाफ कर देते हैं और कभी इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं मोहनस इलाही, कभी परवेज़ इलाही, और कभी ख़ुद इमरान खान साहब फरमा देते हैं कि हमारी फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ने मदद की मगर मुझे बचाया नहीं, इसलिए मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। तो ये सारी चीज़ें महर होती हैं और हो रही हैं। बदकिस्मती है कि इलेक्शन ना वो चाहते हैं इमरान खान साहब और ना कोई असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है। असल वजह यह है कि दोनों जानब से परवेज़ इलाही साहब हुकूमत करना चाहते हैं, इमरान खान साहब जो हैं इस धमकी में अपने केसेस का फ़ैसला चाहते हैं। ये है असल कहानी। किसी को ना मईशत का फिक्र है, तो किसी को ना पाकिस्तान के हालात से गर्ज है। वो तो इसका तायुन तो चले छोड़ दीजिए, मगर अभी जावेद लतीफ़ साहब, आपके ख्वाजा साद रफीक साहब को नजरिया ज़रूरत एक बार फिर जिंदा होता दिख रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमायती अनासर आज भी जिंदा दिख रहे हैं जो PTI को इलेक्शन जितवा सकते हैं। आपके फेडरल मिनिस्टर्स को इतने खदशात क्यों हैं जब इदारे अपने आप को न्यूट्रल करार दे चुके हैं? देखें, अच्छी बात है कि अदारे ना कहें, अदारा ए पॉलिटिकल होने का बयान दे चुका, और जो नई उनकी क़यादत आई उन्होंने ख़ुद से कहा, और मैं समझता हूँ कि 72-73 सालों में पाकिस्तानी कौम ने जो जद्दोजहद की, जो इसमें शहीद हुए, जिन्होंने मुसीबतें उठाई, उनको सुकून मिला कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए एतराफ़ किया गया कि हमसे ये गलतियाँ हुई। और हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तानी कौम के जज्बात को देखते हुए ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। मगर ये कौन बताएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो कहते हैं और सबूत के साथ कहते हैं कि 3 अदारों ने मिलकर इस बुत को तराशा, क्या वो दूसरे 2 अदारों के अंदर बैठे लोग भी ए पॉलिटिकल हो गए हैं? और क्या ये हकीकत नहीं है कि आज जो एतराफ़ जनरल बाजवा साहब भी करते हैं, साकर निसार भी निजी महफ़िलों में करते हैं कि नवाज शरीफ से ज़्यादतियाँ हुई, और नवाज शरीफ से ज़्यादतियाँ हो गई, ये एतराफ़ आज इमरान खान या चौधरी परवेज़ इलाही या दीगर लोग भी मुख्तलिफ़ अंदाज में करें, मगर नवाज शरीफ को सज़ाएँ जो हैं वो बरकरार हैं बेगुनाह होते हुए भी, और जिनके सबूतों के साथ चीज़ें सामने आ जाएँ उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना आए या उस पर फ़ैसला ना आ सके। इसको किस तरह कोई मानेगा कि आज सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जा रही है? ये नहीं होता इस तरह। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जिनके साथ ज़्यादतियाँ 2017 में की गई। ठीक है, आपने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह एक इदारा तो अपने आप को न्यूट्रल कह चुका है मगर दीगर 2 इदारों ने अभी तक ये साबित नहीं किया। लेकिन सर, माजी से आप लोग क्या सीखे? आपका दौर है, आप बरसरे इक़्तिदार हैं, सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, आपके दौर में होते हुए आप देख रहे हैं कि मुल्क के जो हालात हैं और आपके ओपोनेंट जो हैं, जो हरीफ हैं, उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वीडियो क्लिप्स की भी धमकियां आ रही हैं। तो आप लोगों ने क्या माजी से सीखा है? आप लोग भी जो बड़े नंबर लेके बैठा हुआ है उसको आपने ऑपोजिशन में बिठाया, राजा रियाज के साथ आप जमहूरियत जी नहीं
नहीं महर, इस तरह नहीं मुनासिब। मैं पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब ले लें। आपने कहा कि सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है। सहाफ़ी जो कत्ल हुए, शहीद हुए, शायद आपका इशारा अरशद शरीफ की तरफ है, तो उन्होंने जिस पर जो, अच्छा चलें इस तरह कह दें जो भी आप कह रहे हैं, मगर ये बताएं कि मैं एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, बतौर चेयरमैन होते हुए 4 साल सहाफ़ियों के साथ जो कुछ होता रहा, मैं उस वक्त के जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी उनको भी बुलाता रहा, उस वक्त के जो मिनिस्टर थे शिबली फराज उनको भी बुलाता रहा, सहाफ़ियों को भी सबको बुला के मैंने कहा कि इंटेलिजेंस अदारों को भी बुलाना चाहिए। और ये बाहर निकल के कहते थे कि आपको पता तो है जो जिन्होंने किया है या जो हो रहा है, हमारे मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं, हम तो कमज़ोर हैं। भाई बात यह है कि आज एक केस को आप कोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए हमने कहा नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात नहीं कही कि जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए? हमने ये कहा नहीं कि जिस फोरम पे या जिस तरह की कमीशन आप चाहते हैं हम उस तरह का बनाने के लिए तैयार हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि जो इसमें मुलव्वस है उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, मगर उस पर पर्दा डालना जो है या उसको गलत रंग देना जो है वो गलत है। कट रही हैं सहाफियों के खिलाफ, उनके लिए जमीन तंग की जा रही है। सर आप प्लीज अंडरस्टैंड करें बात को। अब आप कहते हैं कि थाना कचहरी तो आप लोगों के कंट्रोल में है ना सर, अब आप बताएं कि कौन एफआईआर काट रहा है, क्यों कट रही थी? ये मुझे नहीं मेरा सवाल रुक जाए प्लीज सुनिए। अब आप लोगों के हुकूमत में होते हुए अगर ऑडियो लीक्स लोगों की रिलीज हो रही हैं आपके हरीफों की, और उनकी वीडियो लीक्स जो हैं वो भी अब आने वाली हैं बताया जा रहा है, तो मेरा मतलब है कि आप कौन से माजी से सीख कर क्या आए हैं या बेबस हैं? मैं आपको बताता हूं क्या सीख के हम आए हैं और क्या सिखाना चाहते हैं हम। ये मैं नहीं महर, एक सेकंड मुझे ये बताएं कि मेरे पे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में एक वकूए की एफआईआर और 2 सूबों में हुकूमत किसकी है? इमरान खान की। क्यों एफआईआर और कितनी एफआईआर करवा दी गई? मैंने तो इमरान खान के क्लिप दिखाए थे भाई, मैंने कोई अपने पास से कोई लफ्ज नहीं किया, जेर जबर नहीं डाली, मगर जिसके क्लिप सुनवाए। एक सेकंड, तो जिम्मेदारी तो लीजिए ना सर। भाई नहीं, आज कटवा रही है, आज कटवा रही है। मैं माजी की बात नहीं करता, मैं 3-4 साल पहले की बात नहीं करता, मैं आज की बात कर रहा हूं। और मुझे ये कोई बताए कि आजम सवाती पे जो एफआईआर हो रही है उसको, तो आप पिछले 8 माह से जो एफआईआर सहाफियों पे कटी हैं वो आप कटा रहे हैं। जो आपकी सिंध में आपके पार्टनर्स की जुरिस्डिक्शन है, जिधर आपकी हुकूमत है, जो कोई एक बताएं, जब आप कोई एक बताएं, वो आप कटा रहे हैं। नहीं महर, एक सेकंड मुझे ये बताएं, किसी एक एफआईआर का नाम बताएं जो हमने कटवाई हो, इस हुकूमत वक्त ने कटाई हो। अगर सूबों में कटी हैं तो आजम सवाती के हवाले से अगर आप कोर्ट करेंगी तो आप बताएं कि क्या अदालतों से ये जजमेंट, ये फैसले नहीं आ रहे कि एक वकूए की एक एफआईआर होनी चाहिए, तो जवेद लतीफ़ पर एफआईआर हो जाए, उस पर कोई आज खुद नोटिस नहीं आएगा, मगर आजम सवाती पे आएगा, क्योंकि अदारों को वो बैठे लोगों को उकसा रहे हैं अदारों के खिलाफ बगावत पर, क्योंकि वो रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसलिए उनको ये सहूलत हासिल होनी चाहिए। मगर मैं किसी की गलती की निशानदेही कर रहा हूं, मेरे पे एफआईआर हो जानी चाहिए, उस पर आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए। ये कैसा इंसाफ है भाई? मुझे ये बताएं कि आप तमाम चीज़ों का इतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर उसको गलत दी हुई सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां ये लेवल प्लेइंग फील्ड है वो चलता रहना चाहिए। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये कैसा इंसाफ है भाई कि आप ना इंसाफी होने वाली जिससे की गई है, अगर एक का दुक्का फैसला आ जाता है ना इंसाफी का इंसाफ की शक्ल में, तो कहा जाता है ये एनआरओ दिया जा रहा है, उसको इस तरह लिया जाता है। मगर जो चीज़ें हकीकत में, और आपने एक और बात की, आपने कहा कि ऑडियो आ रही हैं। मुझे ये बताएं, पहली बात तो यह है कि मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, ऑडियो या वीडियो अगर तो हुकूमत वक्त ने रिलीज किया है तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, और अगर किसी और ने रिलीज किया, एक सेकंड भाई मेरी बात तो सुन लेना महर, क्या हमारी ऑडियो वीडियो इसी दौर में ये 7-8 माह की हुकूमत में नहीं आई?
और उस वक्त इमरान खान जब हुकूमत में थे ये नहीं कहा करते थे कि जनाब ऑडियो वीडियो से वो लोग परेशान होते हैं, वो जो चोर होते हैं, मुझे मेरी जो चीज़ें हैं वो तो टेप हो रही हैं, मेरी ऑडियो वीडियो हैं, क्योंकि मैं तो एक फरिश्ता हूँ। भाई आज क्यों वो बात कर रहे हैं कि जनाब ऑडियो नहीं आनी चाहिए? जिंदगी और प्राइवेट ऑडियो वीडियोस, आप फर्क तो समझते होंगे। आ जाए। अच्छा एक सेकंड महर एक सेकंड, मैं बात करता हूँ जो है ना पर्सनल किसी का। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि किसी की ज़ात, कोई कहे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कोई कहे मेरा किरदार मेरी मर्ज़ी, मैं अल्लाह को जवाब, भाई ठीक है उसकी ज़ात की हद तक। मगर जो ये दावा करे कि मैं इसको मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ इस पाकिस्तान को, जो कोई कहे कि मैं सहाबा इकराम से सुन के पढ़ के मैं वो वैसा दौर लाना चाहता हूँ, फिर वैसा किरदार भी होना चाहिए। और अगर ये फेक है तो इमरान खान को चैलेंज करना चाहिए। मैं एक कैबिनेट के मेंबर होते हुए, एक सेकंड, मैं कैबिनेट के मेंबर होते हुए मैं ये कहूँगा कि इसको इमरान खान कहें फराजिक होना चाहिए, और अगर फेक हो तो सबसे पहले मैं रिजाइन करूंगा। वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि ये गलत है, मजहबी एतबार से भी गलत है कि ये काम किया जाए या किसी को इस तरह पेट नंगा किया जाए, वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं इन अदर वर्ड्स। तो आप उनको उनका किरदार एक्सपोज करने के लिए ये रिलीज कौन कर चुके हैं? ना 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 ना, बिल्कुल मैं आपको दोबारा से कह दूं, मैं दोबारा से मैं नहीं चाहता उनका किरदार एक्सपोज करना। मैं ये कहता हूं कि उसका किरदार एक्सपोज किया जाता है जिसके किरदार के हवाले से लोग जानते ना हो। तो इमरान खान के किरदार के हवाले से तो पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं दुनिया जानती है, उसको क्या एक्सपोज करना है भाई? तो फिर आप क्यों कर रहे हैं उनके साथ ये, अगर दुनिया सब जानती है तो? भाई अगर भाई मेरी बात सुन लें। एक तो ये है कि वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने किया वो वाक़या, उसमें हम में से कोई मुलव्वस है, उस पर लानत हो और उसको कटहरे में आना चाहिए। आज जो आप ये ऑडियो के हवाले से कह रहे हैं, अगर हमारे में से किसी ने लीक किया है तो वो मुजरम है, मगर अगर किसी और ने और हमारे से पहले कि ये ऑडियो टेप हुई है और कोई लीक कर रहा है, और मुझे फिर आज ये बात कहनी नहीं चाहिए, मगर बहुत सी बातें हैं जिन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें हम कहना शुरू कर दें तो महर आप भी और पूरी पाकिस्तानी कौम जो उसके फॉलोअर हैं वो भी तौबा तौबा कर उठें। हम नहीं चाहते इन चीजों में पढ़ना चाहिए। तरफ इशारा कर रहे हैं, यकीन मानिए। मगर सर बदकिस्मती ये है कि अगर आप भी आगाएं और आपको ये भी पता है कि अभी तक पर्दा डाला हुआ है और कल कोट सकता है, तो आप हुकूमत में आप भी अगर कर रहे हैं, आप फिर ये यकीनी बनाएं कि वो कल को रिलीज ना हो, आपके बरसर इख्तिदार होते हुए रिलीज ना हो। अगर आपने भी यही मॉरल स्टैंडर्ड सेट करना है तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? महर एक सेकंड प्लीज। महर अगर तो ये जो ऑडियो वीडियो आ रही हैं या लीक हो रही हैं, अगर तो हुकूमत वक्त की मशावरत से मर्जी से ये लीक हो रही हैं तो हम मुजरम हैं। और अगर ये मेरे और हुकूमत वक्त के इख्तियार में नहीं तो हमारे मुतल्लक या किसी और के कमाल है, तो मैं यकीन से कैसे कह दूं कि जो आप बात कर रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं? मैं अगर ही कहूंगा ना, ये भी जिम्मेदारी फिर आप ले लें कि 2017 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं था, JIT उनके मुतल्लक उनके हवाले से बनाई, बेगुनाह होते हुए वजीर आजम होते हुए उनको सजा दे दी गई, फिर क्या वो बाख्तियार थे या बेख्तियार थे? इसका भी जवाब दे दिया करें। आज अगर बेख्तियारी का आप बात कर रही हैं तो उस वक्त भी जो हम बेख्तियार थे उसका भी बात कर लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद लतीफ़ साहब, हमारे साथ थे। हर मुंतखब वज़ीर आज़म का बेख्तियारी का ही रोना होता है, और हुकूमत में होते हुए तमाम तर इख्तियारात हाथ में होते हुए तब जो है बिल्कुल नाइविटी के साथ यही एक रद्द-ए-अमल होता है कि ये कौन कर रहा है, अगर और ऐसा गलत है मज़म्मत करते हैं, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये ओहदा जो है ये मज़म्मत से ज़्यादा का तकाजा करता है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुहेल बड़ाइच साहब से तज्ज़िया लेंगे।
मौजूदा सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, जनरल बाजवा का सियासी किरदार तवात्तर से पीटीआई की बंदूक के नोक पे है। अब सदर मुमलिकत के ताज़ा बयान के बाद गो कि उन्होंने इसकी तरदीद दे दी है कि सियाक व सबाक से हटकर इसको पेश किया जा रहा है कि हर इलेक्शन में बशमूल सेनेट के इलेक्शन में जनरल बाजवा ने अहम किरदार अदा किया, मदद की तहरीक इंसाफ की। इससे ज़्यादा नुकसान बाजवा साहब की शख्सियत को हो रहा है या तहरीक इंसाफ की सियासत को? मेरा ख्याल है दोनों ही डैमेज हो रहे हैं। जनरल बाजवा साहब का जो स्टेचर था वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई ने खुद ही उसको डिमॉलिश करने की कोशिश की है। और ज़ाहिर है नून के तो पहले भी इख्तलाफात थे, पीपल्स पार्टी के पहले भी इख्तलाफ थे, तो ओवरऑल उनके इमेज को अगर सिर्फ किसी ने सहारा देने की कोशिश किया तो वो तो परवेज़ लाई हैं, बाकी तो सारे ही उनके ख़िलाफ़ हैं। और बाकी रह गई अभी सदर अलवी साहब की बात, तो सदर अलवी साहब ने जो बातें की हैं वो तो दुरुस्त की हैं। ये हमारे सब के इल्म में है कि किस तरह 2018 के इलेक्शन में और किस तरह बाद में भी जनरल बाजवा और पाक फ़ौज जो है वो इनकी सपोर्ट करती रही और इमरान ख़ान की हुकूमत चलाने में उनका रोल रहा। ये तो बिल्कुल सच बातें हैं। अब वड़ाइच साहब, गो के आप कह रहे हैं कि उनकी शख्सियत को भी नुकसान पहुंच रहा है। इदारे ने भी महसूस किया होगा, कर रही होगी, पहले भी किया होगा कि एक बर्डन सा बन गया, एक बैगेज सा बन गया है शायद बाजवा साहब के इर्द गिर्द जो एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई पिछले बिलखसूस 8 महीनों में जब से इमरान खान साहब को वोट आउट किया गया। और अब तो वो नाम ले लेकर ललकार रहे हैं और नाम ले लेकर एक चार्जशीट बता रहे हैं आवाम को। क्या इदारा अपने आप को अलहदा करता है साबका चीफ से, या किसी साबिक चीफ को भी अगर निशाना बनाया जाए तो इदारा बहैसियत एक इदारा अपने ऊपर अटैक तस्वर करता है? मेरा ख्याल है अदारा इसको अपने ऊपर अटैक नहीं तस्वर करेगा। और खान साहब को भी पता है कि बाजवा साहब पहले जाने वाले थे और अब चले गए हैं, इसलिए उनको भी इजी लगता है कि उनको अटैक करें क्योंकि वो चले गए हैं। और बजाय इसके कि वो नई इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करें, उनको लगता है कि जो चले गए हैं उन पर फायर मारते रहें और अपना जो बयानिया है उसको मजबूत करते रहें। वो जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने उनसे पूछा तो 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा उनसे मेरा ना राब्ता है और ना पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि अभी तक तो वो जनरल बाजवा का ही बयानिया जो है या उनकी डॉक्ट्राइन ही चल रही है और अभी कोई नई तब्दीली नहीं आई। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि तब्दीली आएगी। ये डॉक्ट्राइन जो है ये जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन से मुख्तलिफ होगी। और ये कब तक तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि अभी तक तो ऑडियो और लीक सामने आ रही हैं, वीडियो लीक्स के भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि अब वीडियो भी इसकी सब्सिक्वेंटली फॉलो अप कर देगी। तो ये तो आरिफ अलवी साहब ने भी खिताब में कहा कि उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से और नए चीफ से बात की है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो ये काम किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो इशारे आपको क्या मिल रहे हैं और कब तक आप ये तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, ये तब्दीली 2 तरह से हो सकती है। एक तो तब्दीली ये हो सकती है कि इमरान खान साहब की बात मान ले इस्टेब्लिशमेंट और रोल अदा करे इलेक्शन में और नून लीग को फोर्स करे, हुकूमत को फोर्स करे। मुझे नहीं लगता कि वह फ़ौज या जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो ये रोल अदा करेगी। वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तक रहेगी। और वैसे उनकी जो अभी तक की जो नज़र आता है कि वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, वो गवर्नमेंट के जो फ़ौरन इलेक्शन जिस तरह गवर्नमेंट नहीं मान रही, इस तरह मुझे लगता है कि वो भी इस मुतालबे को मानने को तैयार नहीं है। और लगता है कि वो भी पाकिस्तान की इकानमी के बारे में वरीड है और वो उनकी जो वरीज़ हैं वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा मिलती जुलती हैं बनिस्बत इमरान खान के। और दूसरा कौन सा इशारा है? एक तो इलेक्शन जल्दी करवा के जो आप देख रहे हैं नहीं होता, बाकी क्या किस तरह पता लगेगा तब्दीली आई है? बाकी तब्दीली यह है कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बाजवा साहब ने बहुत कुछ रोका हुआ था, क्या वो रुक जाता है या वो शुरू होता है? तो मेरा ख्याल है कि वो शुरू होगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो पहले जो नहीं चल रही थी वो अब चलेंगी। तो वो तो फिर तब्दीली ना हुई, वो तो इस्टेब्लिशमेंट पिच्ड अगेंस्ट खान तस्वर होगा।
ये भी तो तब्दीली है ना कि पहले खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट सॉफ्ट थी, उनको ना गिरफ्तार होने देती थी, ना उनके ख़िलाफ़ मुकदमात को आगे जाने देती थी, ना उसको एक ख़ास हद तक उन्होंने उसको कंट्रोल रखा हुआ था। अब वो शायद उससे आगे बढ़ेंगे। यानी कि तब्दीली मुस्बत होगी या मंफी, इसके ऊपर आपने कमेंट नहीं किया, तब्दीली ज़रूर होगी। क्योंकि इमरान खान साहब भी मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में वेरी वेरी सून जो है वो ये तब्दीली हमें मुस्बत तब्दीली दिखाई देने लग जाएगी। नागुज़ीर हैं इलेक्शंस और ये एस्टैब्लिशमेंट भी समझ जाएगी बकौल इमरान खान साहब। मार्च अप्रैल में तो किसी सूरत ये काम होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कोई ऐसी गुंजाइश निकाली जा सकती है? मेरा ख्याल है मई जून तक होंगे, क्योंकि ना सितंबर और इस हवाले से अब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ ने भी सब इदारों को मिल बैठ के किरदार अदा करने के हवाले से बयान दे दिया है। ये भी आपको लगता है कि वो लचक है कि जो बड़ी देर से हम देखना चाह रहे थे और नहीं दिख रही थी? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। यही होना चाहिए कि सियासी जमातों को मिल बैठ के ये रास्ता तलाश करना चाहिए और फ़ौज को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन में नहीं आना चाहिए, ना डायरेक्ट जो है मुदाखलत करनी चाहिए। सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, अपनी राय दें और अपनी राय देकर खामोश हो जाएं। वड़ायत साहब, मेरी जो बातचीत हुई है सीनियर पीडीएम की क़यादत से, वो कहते हैं कि ये एवं हम इलेक्शन नहीं देंगे। एक तो बड़े क्लियर हैं, उन्होंने बयान भी दिया ब्लैकमेल होकर ये काम नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ लेन देन की बात बार बार पीडीएम के लीडरान करते हैं, चाहे नून लीग की सीनियर क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की हो, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान जो किसी ऐसी मुशावरत का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते, वो भी कहते हैं कुछ लिए बगैर ये काम नहीं किया जाएगा। और लेने के ऊपर बार बार ये होता है कि जो हम पे चोर डाकू के इल्जामात लगाए जाते हैं ये रुकेंगे। खान साहब आपको ये रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं या अगले इलेक्शन में उतरेंगे इन बयानात और इस बयानिए के बगैर? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं NRO 2 का दूसरा मुबैना इल्जाम लगा दिया गया है। जिस तरह केसेस शट डाउन हो रहे हैं, जिस तरह सुलेमान शहबाज वापस आ गए हैं, दीगर क़यादत वापस आ गई है, अरबों रुपए के मेगा स्कैंडल्स खत्म हो गए हैं, आपको लग रहा है इमरान खान साहब अपने इस बयानिए को छोड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपने इस बयानिए को छोड़ेंगे। वो इसी बयानिए के साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं और उनको सूट भी ये करता है। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में पीडीएम की कोई मदद जो है वो इमरान खान नहीं करेंगे। और वो शुरू से ये कहते आए हैं कि मैं नहीं दूंगा NRO, मैं नहीं करूंगा। तो बात तो सिर्फ इलेक्शन की है, वो भी अपना बयानिया लाएं, वो कहें ये गलत है, ये झूठ है, ये सारे फैब्रिकेटेड केसेस हैं, वो भी ये ले आए जो हीरे, ये घड़ियां हैं और हीरे हैं, वो अपना ये बयानियां ले आए। तो मेरा ख्याल है दोनों बयानियों का टकराव हो जाए, मुकाबला हो जाए और जिसको अवाम वोट दें बस वो ठीक है। ये तो आइडियल सिचुएशन हुई, मगर पीडीएम शायद ये करने को तैयार नहीं होगी विदाउट टेकिंग समथिंग, वरना तो डिलीवरी है उनकी अगर वो पहले करें। अभी इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी सेंसस के हवाले से भी उनके पास। जी आप इसको अक्टूबर से आगे होते नहीं देख रहे? क्योंकि ये भी दारुल हुकूमत में हलचल और गुफ्तगू चल रही है कि इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इसको करना मुमकिन होगा। एक तरफ अपोजिशन जो है वो सारी रिज़ाइन दे चुकी होगी या असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर चुकी होगी, तो इसको लामतनाही अरसे तक मुलतवी करना या सितंबर से आगे ले जाना ये तो टोटली नामुमकिन लगता है। ये तो फिर बिल्कुल मजाक उड़ाने वाली बात होगी, जमहूरियत का भी, इलेक्शन का भी, और जो लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं उनका भी, और उनके सीने पे मूंग दलने वाली बात होगी। मेरा ये ख्याल है कि नहीं, इलेक्शन जो है वक्त से थोड़ा से पहले जो है वो करवाने चाहिए और इस पे सबका इत्तेफाक होना चाहिए। सितंबर और जून जुलाई में क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 महीने का फ़र्क है, तो उसमें फ़र्क को ख़त्म करके इलेक्शन करवा देने चाहिए। वड़ायत साहब, अब ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को ना अहल करार देना, उनको अरेस्ट कराना, क्या ये अब हट चुका है? इज इट ऑफ द टेबल या इज इट वेरी मच इन द पॉसिबिलिटी स्टिल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, पॉसिबिलिटी में है स्टिल।
और अभी तक भी एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में इस हवाले से तब्दीली नहीं आई, बल्कि सख्ती आ रही है। लेकिन जो ताज़ा डायरेक्शंस हैं उनका अभी पता नहीं चला, वो ना एक्शन में आई हैं, ना पता चला है कि अब ताज़ा पॉलिसी क्या होगी। लेकिन यही लग रहा है कि कोई इमरान खान के फेवरेबल नहीं है चीज़ें। और इन द प्रोसेस हमजा शहबाज भी जब वजीर आला थे और काफ लीग अदालतों का रुख कर चुकी थी बशमूल पीटीआई, 3 महीने लग गए अदालतों को फैसला देने के लिए। आज एक बार फिर 12 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल और सियासत अदालतों में पहुंच चुकी है, फैसले अदालतों में होने हैं। क्या इसको भी आप सिलसिले को तूल पकड़ते देख रहे हैं? या ये क्योंकि पंजाब असम्बली की साख्त ऐसी है इस वक्त कि उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट का फ़र्क बड़ा थोड़ा है। दोनों के पास मुझे लगता है मेजॉरिटी नहीं है, तो दोनों खेलना चाहते हैं अदालत के ज़रिए और ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। दोनों को कोई किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, ना कोई शो करना चाहता है, तो इसलिए वो जितनी देर अदालतें चला लें उतनी देर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।